नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं पाचन तंत्र की अंतिम क्लास में। आज हम पाचन तंत्र को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमारा हमने लीवर पढ़ लिया था, लीवर के क्या काम होते हैं, लीवर के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी लीवर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ ली थी। और लीवर के बाद हमारा होता है पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज होते हैं वो छोटी आंत से जुड़े रहते हैं। छोटी आंत के अंदर एंजाइम और हार्मोन या जूस जो भी हो इनमें बनता है वो उसको ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो जाए। तो अभी पढ़ते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय को। तो अग्नाशय की जो संरचना होती है वो पत्ती नुमा संरचना होती है, लीफ टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बाद अग्नाशय की जो खोज की थी वो लेंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अग्नाशय पैनक्रियाज की खोज की थी। अग्नाशय के अंदर भी एक अग्नाशय रस का निर्माण होता है, एक जूस बनता है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय रस। तो अग्नाशय के अंदर बनता है इसलिए उसको नाम बोल दिया अग्नाशय रस। और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो एक दिन के अंदर 1 लीटर बन जाता है। अग्नाशय रस एक दिन के अंदर 1 लीटर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी ग्लैंड की। तो जो अग्नाशय होता है ये मिक्स ग्लैंड होता है। देखो, ग्लैंड यहाँ पर 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक होता है मिक्स ग्लैंड। हेक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जिसके अंदर जूस और एंजाइम बनते हैं उनको हेक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन में क्या होता है जिसके अंदर हार्मोन बनते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हार्मोन होते हैं वो खून में डिजोल्व होते हैं, लेकिन जो जूस और एंजाइम होते हैं वो खून में डिजोल्व नहीं होते, उनके लिए अलग से डक्ट वगैरह होती है। जैसे हमारे आंसू हो गए, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि वो खून में मिक्स नहीं होते, अलग से होते हैं। या सूसू पेशाब की बात कर लूँ मैं, या वोमिटिंग वगैरह होती है। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, खून में डिजोल्व नहीं होते, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो खून में डिजोल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जिसके अंदर दोनों हो, एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो, उनको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो हम ग्लैंड पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो अग्नाशय होता है उसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। मतलब ये जूस और एंजाइम भी बनाती है और ये हार्मोन भी बनाती है, दोनों चीजें बनाती है, इसलिए उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो हम जहाँ पर दोनों चीज प्रेजेंट हो, एक्सोक्राइन की भी प्रॉपर्टी हो, एंडोक्राइन की भी प्रॉपर्टी हो, उसको मिक्स ग्लैंड नाम देते हैं, तीसरे टाइप का ग्लैंड। तो यहाँ पर हेक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रहते हैं। ठीक है, हेक्सोक्राइन होगा वो जूस और एंजाइम बनाएगा। यहाँ पर मेनली 3 तरह के एंजाइम होते हैं। ठीक है, एक होता है अमाइलेज, एक लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन। और हर एंजाइम का एक अलग कार्य होता है, तो वो कार्य हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है। तो जो अमाइलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है आपका अमाइलेज। और माल्टोज में क्या क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज सेम आकर मिल गए तो माल हमको मिल गया, तो माल्टोज। तो स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम देंगे हम तो ये बन जाएगा माल्टोज के अंदर। इसी प्रकार जो लिपिड होता है, उसको अगर हमने लाइपेज एंजाइम दे दिया, लिपिड को कौन सा एंजाइम दे दिया, लाइपेज एंजाइम दे दिया, तो वो टूट जाता है फैटी एसिड के अंदर। वहां पर ग्लिसरॉल भी होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में वो टूट जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा लिपिड किससे बना होता है, तो आप बता सकते हो लिपिड इनसे बना होता है और लाइपेज देने पर वो उनमें वापस से टूट जाता है। इसके बाद तीसरा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या होता है कि जब प्रोटीन होती है, प्रोटीन बहुत सारे एमिनो अम्लों को मिलकर बनती है, और जो प्रोटीन को हम ट्रिप्सिन अगर एंजाइम दे देते हैं तो ये वापस से एमिनो अम्लों में टूट जाती है, एमिनो एसिड के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के एंजाइम हमारे अग्नाशय के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और अग्नाशय इन एंजाइम को क्या करता है कि इन एंजाइम को छोटी आंत को भेज देता है। तो छोटी आंत के अंदर जो भी माइलेज, स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन वगैरह होती है तो उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है इसके अंदर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन रिलीज करने का काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड।
तो जो हमारा अग्नाशय होता है उसके अंदर कुछ सेल होती है जो उनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। ये जो 3 सेल होती है ये हार्मोन को एक्सक्रीट करती है, हार्मोन रिलीज करती है। तो हार्मोन जहां पर रिलीज होंगे उनको एंडोक्राइन बोलेंगे। तो ये जो सेल है ये एंडोक्राइन वाली सेल है जो हार्मोन रिलीज करती है। एक इसके अलावा एक चौथी सेल भी होती है जिसको एफ सेल बोलते हैं। एफ सेल होती है वो जूस रिलीज करती है, तो जूस और एंजाइम रिलीज करती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो ये जो एफ सेल है ये एक्सोक्राइन सेल इसको नाम देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, ये जो अग्नाशय रस होता है अग्नाशय के अंदर वो रिलीज करती है एफ सेल, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी अग्नाशय से रिलेटेड, तो इनसे ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप साथ साथ में अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप जो भी बुक को रेफरेंस के तौर पर साथ में पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़िएगा, उससे एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद रेफरेंस बुक से जरूर पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना पार्ट कराया है और कितना नहीं कराया है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया है। वो रेफरेंस बुक करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो ये हमारा अग्नाशय था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अग्नाशय के बाद हमारा अगला जो ऑर्गन है वो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अग्नाशय तक हम पढ़ रहे थे, अग्नाशय तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे, एक तरह से लीवर और पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर हमारी खत्म होती है, अब हमारी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। नमस्कार दोस्तों, अब शुरू कर रहे हैं हम बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक, 1 से 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है और इसका डायमीटर होता है 3 इंच का। तो यहां से देखो हमने जो छोटी आंत थी उसका डायमीटर 1 इंच का था, बड़ी आंत का डायमीटर है 3 इंच का। तो छोटी आंत का डायमीटर छोटा होता है और बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा होता है, लेकिन लंबाई यहाँ पर इसकी छोटी होती है और उसकी बड़ी होती है। छोटी आंत होती है वो ऐसे होती है छोटी सी, ठीक है, डायमीटर इसका छोटा होता है, लेकिन बड़ी आंत का डायमीटर बढ़ जाता है, ऐसे डायमीटर बढ़ जाता है लेकिन लंबाई इसकी कम हो जाती है, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। छोटी और बड़ी आंत में ये मेन डायमीटर और लेंथ को लेकर डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब ये मैंने डायग्राम बनाया है बड़ी आंत का, तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ये वाला पार्ट सीकम पार्ट, एक कोलोन, एक रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के अंदर। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटी सी, इसको सीकम बोलते हैं, ठीक है। सीकम के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है, इसको सीकम बोलते हैं। और यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, यहां तक का पार्ट उसको बोलते हैं कोलोन, उसको बोलते हैं कोलोन। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम, इसको रेक्टम नाम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम पढ़ते हैं कोलोन के, सीकम के बारे में। तो सीकम क्या होता है, इसकी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक, थैलीनुमा संरचना होती है। और ये वाला जो सीकम वाला पार्ट होता है यही जुड़ा होता है छोटी आंत से। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से खत्म हुई है यहाँ पर, तो इसी से ये सीकम पार्ट जुड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये थी और यहाँ से ये बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। तो पहला बड़ी आंत का जो छोटी आंत से जुड़े वाला पार्ट होता है वो होता है सीकम, ठीक है। और इसके अंदर देखो सीकम के अंदर एक अवशेषी अंग भी बन जाता है, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पेट के राइट साइड में आपको दर्द होने लग जाता है किसी किसी पर्सन के, तो वो अपेंडिक्स की वजह से वो दर्द होने लग जाता है कि अपेंडिक्स ये वो पार्ट होता है जो हमारे वैसे कोई काम नहीं आता, इसलिए उसको अवशेषी अंग बोलते हैं और इसका कोई रोल नहीं होता। तो कभी कभी इसमें सूजन आ जाता है, तो सूजन आने की वजह से वहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि इस अपेंडिक्स को काट के हटा देता है, तो वो दर्द हमारा खत्म हो जाता है। क्योंकि इसका कोई वैसे यूज तो है नहीं, इसलिए इसको डॉक्टर काट के हटा देता है। तो सबकी बॉडी में होता है अपेंडिक्स, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि इसमें सूजन आने की वजह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है ये सीकम से ये जुड़ा रहता है, ये नीचे की साइड में। इसके अलावा सीकम में क्या होते हैं, इकोलाई प्रेजेंट होते हैं। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ये थोड़ा दोस्त वाला बैक्टीरिया होता है, दोस्ती वाला बैक्टीरिया होता है। ये हमारा कुछ काम आसान कर देता है और हम भी इसकी कुछ मदद कर देते हैं। इसलिए इकोलाई के साथ जो हमारा रिलेशन होता है उसको सहजीवन संबंध बोलते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशन हम बोलते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन का ये घर होता है।
यहीं पर सारी सिम्बायोटिक वाली रिलेशन प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा पचित भोजन है, जो छोटी आंत से होकर बड़ी आंत तक पहुंचा है, उस पचित भोजन को ई. खाता है। ई. का वो भोजन होता है पचित भोजन। तो ई. उस डाइजेस्टेड फूड को ई. खाकर उसको मल में परिवर्तित कर देता है, फेसिस में परिवर्तित कर देता है। लेकिन ये तो हो गया ई. का फायदा कि ई. को डाइजेस्टेड फूड मिल गया और उसको उसने फेसिस में बदल दिया। अब हमारा फायदा इससे क्या होता है कि जो ई. होता है ये हमको कुछ विटामिन देता है। ई. से हमें कुछ विटामिन मिलती है। एक तो विटामिन के मिलती है ई. से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो विटामिन के इससे रिलीज होती है, एक विटामिन B12 होती है। तो जो ई. होता है इससे हमें विटामिन के और विटामिन B12 मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा हम उसका फायदा कर रहे हैं और थोड़ा वो हमारा फायदा कर रहा है। इसलिए इसके साथ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, ई. के साथ। और ई. कहाँ प्रेजेंट होता है? सीकम वाले पार्ट के अंदर ई. प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्टेड फूड पचित भोजन को खाकर उसको मल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा सीकम के बारे में। अब सीकम के बाद हमारा अगला जो पार्ट होता है बड़ी आंत का, वो होता है कोलोन। उसको हिंदी में भी कोलोनी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी वाले वर्ड नहीं लिखे क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नाम है इनके। तो कोलोन बोलते हैं इसको। तो ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको एसेंडिंग कोलोन बोलेंगे। ये जो एक सीधी लाइन में जा रहे हैं उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। जो सीधी लाइन होती है उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, ऊपर बढ़ने को असेंडिंग बोलते हैं, नीचे आने को डिसेंडिंग बोलते हैं। तो इसी प्रकार इसके नाम रखे हुए हैं। इसको असेंडिंग कोलोन, इसको ट्रांसवर्स कोलोन, इसको डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और ये देखो इस साइड में एकदम हम इस साइड ना तो एकदम सीधा है और ना एकदम टेढ़ा है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। इस लाइन को हम सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। तो ये कोलोन के ही अलग अलग नाम दे दिए हमने अलग अलग पार्ट को। इसको बोल दिया ट्रांसवर्स असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और इसको सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये हो गया कोलोन। और कोलोन का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ से फीसेस बचकर आगे बढ़ा है, तो फीसेस में भी कुछ वाटर प्रेजेंट रहता है। कुछ वाटर प्रेजेंट रहता है, उस पानी का जो अवशोषण होता है वो कोलोन के अंदर होता है। कोलोन उससे पानी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो एक भी चीज जो फूड होता है उसके अंदर नहीं छोड़ते हम। जो भी काम की चीज होती है सारी हमारी बॉडी निकाल लेती है। तो पानी का अवशोषण यहाँ पर कोलोन कर रहा है उससे। तो उसमें होता क्या है, कभी कभी पानी का अवशोषण ज्यादा हो जाता है, तब तो हमको कब्जी हो जाती है। और कभी कभी पानी का अवशोषण पूरी तरह से हो नहीं पाता, ये इस वाले सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से आपको दस्त वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि वो क्यों होती है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कोलोन का काम कि पानी का अवशोषण करना। अब बात करते हैं लास्ट वाला पार्ट, रेक्टम। रेक्टम में कुछ वैसे काम खास नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फीसेस या मल है वो कुछ देर के लिए इसके अंदर रहता है और फिर ये एनएस की सहायता से बाहर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेक्टम होता है, लास्ट वाला पार्ट रेक्टम होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, पानी का अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ई. कोलाई वाली जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ कौन से पार्ट के अंदर होती है। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट जो बड़ी आंत का एनएस से जुड़ा होता है वो कौन सा पार्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो देखा हमने कि जो छोटी आंत थी उसने सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो सारी चीज अवशोषित कर ली थी और बचा हुआ थोड़ा बहुत जैसे पानी हो गया या छोटे मोटे सोल्ट वगैरह हो गए वो बड़ी आंत ने अवशोषित कर लिए हैं, अब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो एक तरह से मैं बात करूं कि बड़ी आंत का क्या काम था, तो बड़ी आंत का काम था अवशोषण, अब्जॉर्प्शन करना ही बड़ी आंत का मेनली काम होता है। ठीक है, फूड में से जो भी छोटे मोटे पानी या छोटे मोटे मिनरल्स वगैरह बच जाते हैं उसको अवशोषण करना ही बड़ी आंत का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, तो ये हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ पाचन तंत्र की बीमारियां हैं। ठीक है, ये पाचन तंत्र की बीमारियां हैं और ये क्या क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो पहला है पीलिया, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो पीलिये में क्या होता है कि आपकी जो नाखून है, आपकी जो त्वचा है, आपकी जो आंखें हैं वो पीले कलर की हो जाती है। ठीक है, तो वो किस वजह से होती है कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें अगर बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, अगर बिलीरुबिन का अधिक स्त्रावण हो जाए,
बिलीरुबिन का आवश्यकता से अधिक अगर स्रावन हो जाए, इस वजह से पीलिया हो सकता है। वो पीला कलर आपको नजर आने लगता है बॉडी के अलग अलग पार्ट पर। ठीक है, बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, ये येलो कलर देता है, पीला कलर देता है। तो इस पिगमेंट की वजह से हमारा पीलिया हो जाता है। तो इसके बिलीरुबिन के आवश्यकता से अधिक स्रावन के रीजन क्या हो सकते हैं? एक होता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर कैंसर के बाद कोई खतरनाक बीमारी की बात करूं तो वो लीवर सिरोसिस ही होती है। इसमें एक तरह से लीवर ही खराब हो जाता है। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं या कोई और टॉक्सिक एलिमेंट लेते हैं तो वो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं और लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी कर देते हैं। इसमें लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता, लीवर की जो ज्योमेट्री वगैरह होती है, जो ज्यामिति होती है, वही बिगड़ जाती है। तो इस बीमारी को लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो लीवर सिरोसिस में हमें पीलिया रोग हो जाता है। इसके अलावा फैटी लीवर भी एक बीमारी होती है, वो भी एक इसका रीजन हो सकता है। फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर वगैरह, लीवर के अंदर फैट वगैरह का जमा हो जाना। तो उस वजह से भी लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता और बिलीरुबिन पिगमेंट को थोड़ा ज्यादा एक्सक्रीट कर देता है। तो इस वजह से भी पीलिया आपको हो जाता है। तो ये पाचन तंत्र की बीमारी है पीलिया। अगला है उल्टी, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग में क्या होता है कि जो हमने खाना खाया है वो एनएस से न निकलकर मुंह से ही निकल जाता है वापिस। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ स्टोमच कंटेन थ्रू माउथ। अगर मुंह से जो खाना निकल रहा है उसको हम उल्टी बोलते हैं। तो ये अगर पाचन वगैरह अच्छे से ना हुआ हो, पेट में कोई दिक्कत चल रही हो, उस वजह से क्या होती है, आपकी उल्टी हो जाती है। इसके बाद है डायरिया। ठीक है, डायरिया को एक तरह से मैं दस्त भी नाम बोल सकता हूँ। तो डायरिया में क्या होती है कि मल में तरलता होती है, पानी का अच्छे से अवशोषण हो नहीं पाता, इसलिए लिक्विड कंटेंट उसमें ज्यादा रहता है, मल तरलता ज्यादा रहती है। और इसके अलावा उसमें भोजन है, तो भोजन जो हमने खाया है भोजन, उसमें उसका थोड़ा कम अवशोषण होता है, उसमें से पानी वगैरह का कम अवशोषण होता है। इस वजह से आपको डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, बार बार हमको टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कब्ज, ये भी तो हम जानते हैं। कब्ज में क्या होता है कि जो ये पेरिस्टल्सिस मोमेंट होता है, इसकी अमाउंट कम हो जाता है और इसमें यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पर पेरिस्टोलसिस मोमेंट ज्यादा होने लगता है, यहाँ पर पेरिस्टोलसिस मोमेंट कम होने लगता है। ठीक है, तो इसमें इस वजह क्यों होता है कि मल से पानी का अगर ज्यादा अवशोषण कर लेंगे तो उसमें सोलिडिटी बढ़ जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में ज्यादा सॉलिड हो जाता है। इस वजह से एक्सक्रीट आउट होने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसी को हम बोलते हैं कब्ज। तो ये पाचन तंत्र की कुछ बीमारियां थी। तो इस प्रकार हमारा ये पाचन तंत्र खत्म होता है दोस्तों। तो आप हमको कमेंट वगैरह करके बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और आपकी कोई और सजेशन हो, सुझाव हो तो हमको बताइए, हमें जानकर अच्छा लगेगा हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में ही।